हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? मैं वीर बाबल आपका बाबल एजुकेशन पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सभी का फिर से इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, अपन आगे चलते हैं। कल अपन ने जो वैदिक सभ्यता है उसका कालक्रम है, उसके साहित्यिक प्रमाण है, वो अपन ने देखे थे। आज अपन पढ़ेंगे कि भाई पूर्व वैदिक काल है, उसमें क्या क्या भौगोलिक विस्तार था, कहाँ तक ये फैला हुआ था, क्या क्या उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर करते रहिए ताकि बाकी आपके साथियों को, फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो साथियों, आगे चलते हैं अपन। पूर्व वैदिक काल का यानी आर्यों का जो है भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। भौगोलिक विस्तार। तो साथियों, भौगोलिक विस्तार जो है आर्यों का अफगानिस्तान से लेके गंगा यमुना के जो दोआब का क्षेत्र है वहाँ तक आर्यों का विस्तार था। यानी वैदिक सभ्यता है अफगानिस्तान जो उस काल में, वैदिक काल में भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से लेकर के सिंधु घाटी से लेते चलते हुए आगे गंगा यमुना दोआब तक ही फैल चुका था। अब इसमें अपन देखें कि पवित्र नदी कौन सी थी। तो सबसे पवित्र नदी आर्यों की थी, वो थी सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। इसको वेदों में पवित्रतमा कहा गया है या नदी तमा भी कहा गया है। नदी तमा यानी नदियों में सबसे उत्तम जो थी वो सरस्वती नदी थी। अब अपन पढ़ते हैं कि आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जीवन में जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा था, आगे से आगे अपन ने उसको कनेक्ट करते चलेंगे, आगे से आगे उसको जोड़ते चलेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था। पहले तो कोई था ही नहीं, पाषाण काल में तो कोई राजनीतिक स्तर ही नहीं था। अब सिंधु काल में जब अपन पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं, तो 3-4 का अपन ने पिगट महोदय का, हंटर महोदय का जो पढ़ा था वे अलग अलग है। कोई धार्मिक बता रहा है, कोई जो है लोकतांत्रिक बता रहा है, यानी कोई आधा सतही, और कोई जनप्रतिनिधि समूह द्वारा बता रहा है। तो उसके आगे अपन बढ़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है राजनीतिक विभाजन हो गया था। तो आर्यों का जो राजनीतिक जीवन है वो क्या है? राजनीतिक जीवन में अपन क्या देखते हैं? आर्यों के राजनीतिक जीवन है उसमें सबसे राजनीतिक की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल या परिवार। कुल या परिवार के बाद में अपन बढ़ते आगे तो ये कुल या परिवार आ गया। इसके बाद में अपन देखते हैं तो बहुत सारे कुल मिलके बनाते थे क्या? ग्राम। और बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बनाते थे? विष। और बहुत सारे विष मिलके क्या बनाते थे? जन। और बहुत सारे जन मिलके बनाते थे राष्ट्र। तो यहाँ जो जन है, जन का जो है वो होता था मुखिया, राजन। क्या होता था? राजन। परिवार का जो कुल का था वो था कुल्लप। वो क्या था? कुल्लप। और ग्राम का क्या था? ग्राम का था ग्रामणी। कौन था? ग्रामणी। और विष का क्या था? विषपति। ये इनके जो है संचालक होते थे। और राष्ट्र का जो होता था, बाद में जब अपन इसके अंत में चलते हैं वैदिक सभ्यता के, तब सम्राट का नाम भी आता है। राष्ट्र का जो प्रमुख होता था वो सम्राट होता था। तो कुल है सबसे छोटी इकाई थी, उसका मुखिया कुल्लप। ग्राम होता था उसका ग्रामणी। विष होता था उसका विषपति।
और जन का राजन और राष्ट्र का सम्राट, ये इनके मुखिया हुआ करते थे और ये इस प्रकार से जो है चलता था। अब अपन आगे देखें तो राजा जो है वो किस प्रकार से बनते थे, राजन जो है वो कैसे बनते थे। तो अधिकतर जगह राजन का है चुने हुए जो लोकतांत्रिक तरीके से, यानी उनमें जो समितियां होती थी वो बैठ के राजा का चयन करती थी। तो इसमें है इस काल का जो राजतंत्र है वो क्या था, सतही था, यानी ऊपरा ऊपरी था, कोई मोटा जैसे नहीं था कि भाई पूरा राजा है तो वो वहाँ के पूरी जमीन जायदाद सब के राजा, नहीं। जो राजन होता था वो केवल युद्ध का ही मुखिया होता था, युद्ध का ही राजा होता था। उसमें जमीन जायदाद है यानी राजस्व का वो नहीं था, भूमि का नेता नहीं था, वो केवल युद्ध का नेता हुआ करता था। इस काल में जो है जन की जो जनता है, जन है इसकी जनता है वो राजन को क्या देती थी, राजन को कुछ टैक्स देती थी, कर देती थी, जिसको कहते हैं बलि। क्या कहते हैं, बलि। अब ये जो बलि है इसका ये पता नहीं लग रहा है कि ये बलि जो है स्वैच्छिक था या ज़बरदस्ती लिया जाता था। अधिकतर जगह यही पता लग रहा है कि ये स्वैच्छिक था, जनता है अपने सुरक्षा के लिए राजा को बलि यानी कुछ भेंट देती थी, उसको बलि कहते थे। और ये जो बलि या भेंट है ये अन्न के रूप में, अनाज के रूप में दी जाती थी। अब ये राजा है, राजन है, ये कैसे शासन चलाते थे, तो इनको शासन चलाने के लिए 3 जो है अधिकारी हुआ करते थे। वो कौन कौन है, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, ये 3 जो है अधिकारी हुआ करते थे। पुरोहित है, राजा का मित्र भी था, राजा का गुरु भी था, राजा का सलाहकार भी था। सेनानी जो है ये राजा को सैनिक सहायता, युद्ध में सहायता देने के लिए था। और ग्रामणी है, ये दोनों सैनिक और प्रशासनिक दोनों तरीके के चलाते थे। कौन, ग्रामणी, दोनों प्रकार के अधिकारी थे। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो है इसमें 3 समितियां होती थी। वो 3 समितियां कौन कौन सी थी उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 3 समितियां जो है निम्न प्रकार से थी। एक थी सभा, एक थी समिति और एक थी विदत। तो सभा है ये वीआईपी लोगों की हुआ करती थी, इसमें बड़े बड़े लोग वीआईपी लोग जुड़ते थे। ये समिति है इसमें साधारण लोग जुड़ते थे। और ये जो विदत है ये विद्वानों की सभा थी। ये समितियां जो है ये समितियां शासन चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राजा का चयन करने में, राजा को शासन चलाने में, ये सारी जो है व्यवस्थाएं देखती थी तीनों समितियां। आज बाद में अपन उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो इन समितियों का धीरे धीरे है खंडन होता है, इनका प्रभाव कम होता है, क्योंकि उसके बाद में जन से जनपद बनने लग जाते हैं। इसके बाद में देखो साथियों, ऋग्वेद में एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक घटना का जो वर्णन है। इस ऐतिहासिक घटना से बहुत बार परसेंट सेकंड ग्रेड देख लो, थर्ड ग्रेड देख लो या फर्स्ट ग्रेड देख लो, आरएस देख लो, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इस जो ऐतिहासिक घटना से है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों आपको इस पे बहुत ही ध्यान देना है, और ध्यान देने के साथ साथ थोड़ा सा अपने चैनल की तरफ भी ध्यान दे लो। तो दबा दो लाइक का बटन, नए हो तो कर दो सब्सक्राइब, और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ये छोटी सी विनती है। तो वो घटना कौन सी है, वो घटना है दासराग्य युद्ध। अब ये दासराग्य युद्ध है, ये किस किस के बीच हुआ था। ये दासराग्य युद्ध है, ये राजा जो भरतवंश के राजा था सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ, सुदास
वर्सेज 10 जनों के राजा। इन 10 जनों में 10 जन जो थे, इनमें जो राजा थे उनमें 5 तो आर्य थे और 5 अनार्य राजा थे। अब हुआ कैसे ये और हुआ कहाँ, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो ये जो युद्ध है परूसणी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। 2 नाम आते हैं, नदी का नाम कौन सा है, नदी का नाम है रावी या इसको क्या कहते हैं परूसणी। कौन सी नदी, रावी नदी या परूसणी नदी है, उसके तट पे ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो एक जन था त्रिस्तु, उस जन का वंश कौन सा था, भरतवंशी राजा थे सुदास। उसने 10 राजाओं को पराजित किया था। जीते कौन थे, ये सुदास जीते थे और ये 10 जनों के राजा है ये हार गए थे। अब 10 जनों में जो 5 जन है वो आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो 5 जन जो कौन कौन से थे, आर्य पुरु, ये 5 जन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये 5 जन कहलाते हैं जो आर्य थे। अब अनार्य में थे वो कौन कौन से हैं, अनार्य में अनल, भलानस, शिव, पक्त और विषापणी। अनल, भलानस, शिव, पुक्तु और विषाणी। कौन सा, विषाणी। ये जो 10 राजा थे इनके और त्रिस्तु वंश के राजा भरत के बीच में ये युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था, इस युद्ध का कारण है जो इनका पुरोहित था वशिष्ठ, वो जो है भरत ने हटा दिया था। तो पुरोहित वशिष्ठ है इनके साथ चला गया और विश्वामित्र जो है वो राजा भरत के पुरोहित थे। तो उसी के कारण उनके कारण ये युद्ध हुआ था। अब जो है ये तो हो गया अपने पास में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना। अब अपन देखते भी उसमें और क्या क्या हो रहा था। तो उसमें जो सबसे बड़ा चोरी का जो अपराध था वो था पशुओं की चोरी। अगर कोई पशुओं की चोरी कर लेता था तो वो सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। गुप्तचर है उनके लिए क्या शब्द काम में आता है, तो ऋग्वेद में जो गुप्तचर है उनके लिए स्पष्ट शब्द काम में लिया जाता है। राजा के लिए जो क्या लिया जाता था, राजा के लिए गोमती शब्द काम में लिया जाता था। राजा यानी गायों के लिए जो लड़ता था वो राजा था और उनको गोमती कहते थे। अब कोई अतिथि आता था उसके ये बहुत से जो वैदिक काल के वर्ड है ये भी आ जाते हैं, तो इनको भी आपको कर लेना चाहिए याद। अतिथि जो है उसके लिए गोहन काम में लिया जाता था। गोहन किसके लिए, अतिथि के लिए गोहन शब्द काम में लिया जाता था। अब कोई धनी व्यक्ति होता था, इसमें क्या है कि पैसों वैसों का कुछ सिस्टम नहीं था। उस समय जो सिस्टम था कि भाई कौन धनी होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें होती थी वो धनी होता था, तो उसको कहते थे गोमत। धनी व्यक्ति को क्या कहते थे, धनी व्यक्ति को कहते थे गोमत। क्या कहते थे, गोमत। और जो दूरी मापने की एक इकाई थी उसको कहते थे गवयतु। क्या कहते थे, गवयतु, जो दूरी मापने के लिए काम में लिया जाता था। तो दूरी मापने के लिए गवयतु काम में लिया जाता था। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इनका जो सामाजिक जीवन कैसा था। आर्यों का वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, तो सामाजिक जीवन में साथियों इसमें 2 वर्ग थे, एक आर्य एक अनार्य। आर्य में 3 थे, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। और अनार्य जो है इसके अलावा जो है ये 3 ही वर्ण चलते थे। परिवार कैसा था, तो परिवार जो है सुक्त परिवार प्रथा उस समय संचालित होती थी और पितृसत्तात्मक परिवार था। सिंधु काल में परिवार थे वो मातृसत्तात्मक थे,
लेकिन यहाँ आते आते परिवार जो है पितृसत्तात्मक हो जाते हैं। अब पितृसत्तात्मक था तो इसमें पिता का अधिकार था। दो आपको इसमें उदाहरण याद रखने हैं कि भाई पिता का कितना वर्चस्व था। एक तो जो है ऋजासव और एक सुनसेप की जो कहानी है वो इसमें ऋग्वेद में मिलती है, जिसमें सुनसेप के पिता ने उसको बलि के लिए अपने पुत्र को बेच दिया था। यानी संतान जो है उसके प्रति राजा वो पिता है, वो अगर वो सही काम नहीं करता तो बहुत उग्र भी हो सकता था। अब स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। बहुत जगह पढ़ी लिखी स्त्रियों का भी इसमें जिक्र होता है, जैसे घोषा है, अपाला है, लोपामुद्रा है। तो ये पढ़ी लिखी स्त्रियां भी थी, यानी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्री जो है जायदेस्तम कहा माना जाता है, यानी घर ही स्त्री ही घर है, ये बात भी ऋग्वेद में कही गई है। अब बाल विवाह है वो अप्रचलित था, बाल विवाह नहीं होता था, ऐसा माना जाता है। बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह है ये प्रचलित था। इसके अलावा जो सती प्रथा का उल्लेख है, लेकिन वो केवल क्या है, संकेतात्मक थी। यानी जब कोई आदमी मर जाता था तो उसकी पत्नी है, उसकी जो अर्थी होती थी, उसकी जो वो शव जलाने के लिए, तो उसके ऊपर वो उसको सुला देते थे, लेकिन उसको वापस वो क्या करते थे, उनसे आग्रह करते हुए उठ जाओ, आप इनके साथ सती मत हो, तो वो ऊँट भी जाती थी और सती नहीं होती थी। ऐसी प्रतीकात्मक प्रथा का चलन माना जाता है। अब जो है बहुपतित्व विवाह था या नहीं था, तो इसमें जो है ऋग्वेद है उसमें मरुत और रोदसी की कथा का बहुपतित्व है का उल्लेख मिलता है। यानी मरुतो और रोदसी है उसमें बहुत सारे पति रख सकती थी पत्नी, ऐसी चर्चा है। अब विदुषी स्त्रियां कौन कौन सी थी, तो आपको अभी पहले ही बताया था, लोपामुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, अपाला और विश्ववारा है। ये आपको नाम याद रखने हैं। विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? विदुषी महिलाएं तो ये कौन कौन सी थी? ये घोषा, अपाला, विश्वारा, ठीक है, विश्वतारा, ये जो है एक सिक्ता है और एक लोपा मुद्रा है। सिक्ता है और लोपा मुद्रा है। ये जो है विदुषी स्त्रियां वैदिक काल की मानी जाती है। अब वेशभूषा कैसी थी? तो सूती, ऊनी और मृग चर्म से बने हुए ये वस्त्र पहनते थे। सूती भी थे, ऊनी भी थे और मृग चर्म है, हिरण की खाल के भी पहनते थे। इसमें देखो दो चार वस्त्रों के ऐसे नाम है जो कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि नीवी क्या होता था? क्या है? नीवी क्या होता था? तो नीवी जो है ये कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। और दूसरा था वास। क्या है? तो वास है कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र वास कहलाता था। अधिवास क्या है? उस वास के ऊपर जो कपड़े पहनते थे वो अधिवास कहलाता है। अब ये कपड़े हो गए। आभूषण भी कुछ पहनते होंगे, जैसे कि अपने सिंधु सभ्यता में पढ़ा, बहुत सारे आभूषण थे, सोने के, मनके की हार मिला है, बहुत सारे आभूषण और भी हड्डियों के, कांसे के मिले हैं। तो यहाँ भी क्या होता था? यहाँ भी आभूषण पहनते थे। एक कुरीर नाम का आभूषण है जो सिर के ऊपर पहना जाता था। कौन सा? कुरीर, ठीक है। और रवादी जो है, कड़े जो पैर में पहने जाते थे उनको रवादी कहा गया है। क्या कहते थे? रवादी नाम उनके लिए आता है। तो ये हो गया साथियों इनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन। अगले चैप्टर में अपन जो है इनका धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा साथियों। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत